लेकिन बाजी तो सरकारी स्कूल ले रहे हैं। पिछले साल 2024 की बात करें तो जब आप पहले 3 नाम देखते हैं तो मैं प्राउडली बोलता हूं कि टॉपर्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स। आज संविधाओं के नाम पे हम बच्चों के हाथों में जहर दे रहे हैं। पढ़ाई के पीछे जो इल्म को बेचने की प्रक्रिया चल रही है, अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एजुकेशन का सिलसिला उसके घर से शुरू होता है। उसके माँ बाप उसको बोलना सिखाते हैं, उसके माँ बाप उसको चलना सिखाते हैं, उसके माँ बाप उसे हर चीज़ सिखाते हैं जिस चीज़ की उसको सोसाइटी में ज़रूरत पड़ती है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम उस बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, जो कि एक इबादत गाह जैसी होती है। उस स्कूल में वो सोसाइटी के बारे में जानता है, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में फिर वो आगे चल के काफ़ी डीप रिसर्च करता है और धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है। आज बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जो एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट सरकारी स्कूलों में पड़ा है, और ये जो प्राइवेटाइजेशन बार बार प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज़ को कैसे हम ख़त्म करके गवर्नमेंट स्कूल्स को और बेहतर करके, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, और बेहतर करके इन चीज़ों को हम बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल तराशे। इस वक्त हमारे साथ आज के मेहमान है सईद मुनीर, जो कि नेशनल अवॉर्डी टीचर है और काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस रखते हैं टीचिंग लाइन में। ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल ओवर द वैली डिस्ट्रिक्ट्स में घूमे हैं, स्कूल्स में घूमे हैं, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है इनका। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे मैंने बात की कि सबसे बड़ा मसला आजकल जो कश्मीर में बढ़ रहा है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हर जगह हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का प्रमोशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और कई सारे ऐसे रोज नए कोचिंग सेंटर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी प्राइवेटाइजेशन की जाती है, जिनको बूस्ट दिया जाता है, हाइप दिया जाता है। लेकिन फिर जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट वो नहीं होता जो प्रॉमिस किया जाता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स पे पड़ा है। क्योंकि अगर हम कोचिंग की बात करें, 10th के बाद ही हायर सेकेंडरीज में जब बच्चा जाता है तो उस हायर सेकेंडरी में जाके वो ज़्यादा क्लासेस वहाँ पे अटेंड करने के बजाय वो कोचिंग सेंटर में प्रेफर करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब शॉर्टेज निकलती है फिर बच्चा बोलता है, फिर वही पेरेंट्स बोलते हैं जी हमारा बच्चा तो कोचिंग में जाता था। क्या सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है? क्या इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपोजर नहीं है कि बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से निकल के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में खुद की कोचिंग करवानी पड़ती है? जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। कबल इसके कि मैं सीधा आपके सवाल पे आऊँ, चूँकि आज ईद उल फितर का मौका है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, बिलखसूस अपने हिंदुस्तान के शहरियों को और बिलखसूस जम्मू और कश्मीर की जितनी भी आवाम है, उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद जो आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आज प्राइवेटाइजेशन को लेके कि इसका इम्पैक्ट हमारे सरकारी स्कूलों पे कितना है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से आज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट के जहन में, हर सिविल सोसाइटी के जानने वाले के जहन में, और ख़ास तौर पे जितना भी हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते भी हैं और देखते भी हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा माफिया बन गया है, और जिसका असर कहीं ना कहीं आप देखें स्पेशली हमारे पेरेंट्स के जहनों पे पड़ा है, और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हमें फिर अपने स्कूल्स में भी देखने को पड़ता है। देखिए, जहाँ तक मैं खुद एक सरकारी टीचर हूँ और पिछले 10 साल से एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, हायर सेकेंडरीज में भी पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूल्स को भी देखा है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को भी देखा है, तो मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ शायद मेरे देखने वाले जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं या लोग हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे। जहाँ तक हमारे सरकारी स्कूल का ताल्लुक है, पहले क्या होता था मैं उस पर तो तस्करा नहीं करूँगा, खामियां रही होंगी किसी स्टेज में, लेकिन पिछले 10-12 सालों में अगर आप देखें, और ख़ास तौर पे जब से 2020 के बाद हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, तो हमारे सरकारी स्कूल किसी भी लिहाज से
आज आपको एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम नज़र नहीं आएंगे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे वो फैकल्टी का सवाल हो, चाहे फिर वहाँ पे करिकुलम को लेके बात हो, या फिर वहाँ पे वर्किंग डेज को लेके बात हो। अकाउंटेबिलिटी की बात अगर की जाए तो आज आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक के साथ साथ ऑनलाइन अटेंडेंस भी की जाती है। तो ये सवाल भी नहीं बनता कि सरकारी टीचर जो है वो बच्चों के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिलता है कि ख़ास तौर पे जैसे ही बच्चा हमारा 10th पास करता है, 11th या 12th में जाता है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मेडिकल स्ट्रीम्स लेते हैं, स्पेशली गाँव देहात के बच्चों की मैं बात करता हूँ, तो एक फ़ोबिया बन गया है कि बच्चों को कोचिंग सेंटर्स के अंदर डाला जाता है। एक मोटी-मोटी रकम वहाँ पे दी जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके बगल में एक अच्छी हायर सेकेंडरी है और वहाँ पे वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। ये नहीं कि स्टाफ की कमी है। मैं जेनुइनली 100% नहीं बोल सकता हूँ, मेबी किसी जगह पे किसी सब्जेक्ट का टीचर ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे आपको सब्जेक्ट लेक्चरर्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, और अच्छे क्वालिफाइड और अच्छे एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो पेरेंट इतनी मोटी रकम जो है एक प्रोवाइड कोचिंग सेंटर को देता है और वहाँ पे बच्चे को भेज देता है। बच्चा घर से बाहर जाता है, एक रेंट की अकोमोडेशन पे रहता है, ऑनलाइन उसकी क्लासेस होती हैं। तो पहले ही जो सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ-बाप कोचिंग के नाम पे बच्चे को स्कूल से, डिसिप्लिन से दूर कर देते हैं, क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन अलग है और कोचिंग सेंटर का डिसिप्लिन अलग है। स्कूल आपको वे ऑफ लाइफ सिखाता है और कोचिंग सेंटर्स आपको सीधा मशीन्स बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल एकेडमिक एक्सीलेंस हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सरकारी स्कूलों में एक्सीलेंस नहीं है, यहाँ पे भी है, लेकिन चूंकि वहाँ पे इतनी मोटी रकम रहती है तो पेरेंट का पूरा ध्यान रकम के ऊपर होते हुए वो बार-बार फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, और वो लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा दिखाने के लिए टेस्ट, पैम्पलेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे पेरेंट को लगता है कि शायद कुछ ही दिनों के बाद मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। हालांकि वो हकीकत नहीं होती है। अगर आप सक्सेसफुल स्टोरीज देखेंगे तो मैं वसूख के साथ बोलता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी केस ऑफिसर्स हमारे निकले हैं, जितने भी हमारे एमबीबीएस क्वालिफायर्स हैं, नीट्स हैं, अगर उनकी बेसिक एजुकेशन देखेंगे, 12th तक देखेंगे, तो माशाल्लाह आई फील प्राउड टू से कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल्स ने वो प्रोडक्ट दिया है, लेकिन एक फोबिया बन गया पेरेंट का, एक कंपटीशन बन गया कि अगर मेरे चचाजाद भाई का लड़का श्रीनगर में एक अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है तो मैं अपने बच्चे को पड़ोस वाली हायर सेकेंडरी में क्यों भेजी? लोग बोलेंगे शायद उसके पास पैसे नहीं है। तो अपने क्रेज को दिखाने के लिए, बच्चे की एजुकेशन को लेकर नहीं, क्रेज को दिखाने के लिए एक मन गढ़ंत अफवाह फैलाई जाती है। देखिए जी, बच्चों के करियर की बात है तो हम बच्चों के करियर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जहां पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया हुआ पीएससी क्वालिफाई किया हुआ लेक्चरर मिल रहा है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, और एक बंदा जो गवर्नमेंट पीएससी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, अभी भी जॉब की तमन्ना रखता है, उस पर आप उम्मीद लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है। अब देखें कि प्राइवेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम का मैंने आपको बोला, जैसे आपने बोला कि पीएससी क्वालिफाइड लेक्चरर्स है या जितने भी बड़े बड़े अभी हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स है या डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से ही निकले हैं। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज इस पोजीशन पे है। लेकिन अब जो समाज में ये चीज़ बैठी है, लोगों के दिमाग में, लोगों का माइंडसेट इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप बच्चे को कोचिंग के लिए नहीं भेजेंगे तो बच्चा कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करेगा, जबकि उसके पास सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड और एक्सपोजर वाले टीचर्स अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? किस तरीके से हम इसको ठीक करें? देखिए, बड़ी वजह बात की आपने कि इस माइंडसेट को टैकल करने के लिए यहाँ पे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं अब एक लीड रोल लेना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स को लेके, कि आप जो गवर्नमेंट का सिलेबस है वो वहाँ पे भी पढ़ाइए, ताकि एक सिमिलर सिलेबस जो है वो सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। ये एक बेस है। जब हम स्टार्ट से एक पेरेंट के जहन से प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट खत्म करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके उसका मानसिकता जो है वो चेंज होगी। दूसरी चीज़, अवेलेबिलिटी के नाम पे लोग बहाने करते थे कि जी हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं है, हमारे पास बच्चों के पढ़ने के लिए एवेन्यूज़ मौजूद नहीं है। आज 21st सेंचुरी में मुझे लगता है कि शायद ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कोई विभाग होगा
जहाँ पे आज इंटरनेट की सुविधा ना हो। शायद ही ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ पे डिजिटल क्लासरूम ना हो। शायद ही कोई ऐसी हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल होगा जहाँ पे एक वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी ना हो। तो जब ये सब चीज़ें अब आपके पास मौजूद हैं, पहले ज़माने में हो सकता है कमियां रही होंगी, लोग मजबूर हुए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि एक सरकारी स्कूल आपके बच्चे को एक अच्छी लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा लेक्चरर, एक एक्सपीरियंसड लेक्चरर, पीएचडी क्वालिफायर, स्कॉलर्स आपकी हायर सेकेंडरीज में आपके बच्चे की सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। आपके बच्चे को घर से दूर नहीं रहना पड़ रहा है, आपका बच्चा आपकी नज़र के सामने है। और फिर ये तय करना पड़ेगा कि बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए क्या वो पेरेंट एक बच्चे को अपनी नज़र के सामने एक अच्छे ट्यूटर के पास भेज के अपनी नज़र के सामने उसकी तरबियत करवाता है, या फिर कोचिंग के नाम पे घर से कोसों दूर मील तन्हाई में छोड़ देता है, जहां वो बच्चा अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारता है। आप देखें कोचिंग सेंटर्स में जाने वाले बच्चों को अगर आप देखेंगे, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से कोचिंग्स के लिए जाते हैं, कोचिंग के नाम पे वो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कोचिंग के नाम पे डिफरेंट जगह पे बुलिंग करते हुए नजर आते हैं, कोचिंग के नाम पे डिफरेंट एरियाज में वहाँ पे आपको वो वेंचर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। और कोचिंग सेंटर्स में और स्कूल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्कूल अकाउंटेबिलिटी देता है, कोचिंग सेंटर सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीशन की गारंटी देता है और सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। फिर जब आप रिजल्ट देखते हैं, मैं आपको पिछले कुछ साल के रिजल्ट्स के बारे में साझा सा बताता हूँ। ये ने 12th क्लास का मेडिकल का रिजल्ट निकलता है। अगर आप पिछले साल 2024 की बात करें, तो जब आप पहले 3 नाम देखते हैं, तो मैं प्राउडली बोलता हूं कि टॉपर्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इससे बड़ा आईना क्या हो सकता है कि आपने मोटी-मोटी रकमें बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स को दे दी, लेकिन बाजी तो सरकारी स्कूल ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, एक बहुत बड़ा जवाब है उन पेरेंट्स के लिए जो अभी भी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से दूर रख रहे हैं। आपने जो फ्रीडम की बात की, तो कहीं न कहीं क्या जब बच्चा यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, जब वो कोचिंग सेंटर में जाता है कोचिंग के लिए, उसको उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाएगा और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आता है, तो कहीं न कहीं उसके माइंड पे वो इफ़ेक्ट पड़ता है, यहाँ से फ्रीडम होती है। तो क्या इसकी वजह ये है कि जो बढ़ता हुआ ड्रग अब्यूज़ का रेट है, ये इसकी वजह से भी ये भी एक फैक्टर है उसमें? देखिए सर, आज अगर आप आज के युवा जनरेशन की बात करें, तो 90% आपको यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार मिलेगी। अब ये डिप्रेशन क्यों है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। डिप्रेशन इसलिए है कि एक पेरेंट ने 1.5 लाख रुपया डाल के एक बच्चे को कोचिंग सेंटर में डाला, बच्चे के ज़हन पे है कि भाई मुझे कामयाब होना ही होना है। तो वो बच्चा उस चीज़ को लेके यही ने उसका इंटरेस्ट क्या है वो हट जाता है। पेरेंट ने उसके ऊपर थोपा क्या है और पेरेंट ने जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो उसको पे बैक कैसे करेगा, उस चीज़ को लेके बच्चा जो है राउंड द क्लॉक जो है डिप्रेशन का शिकार रहता है। और उस डिप्रेशन के चलते कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। एक तो माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस का, और दूसरा जब वो कोचिंग सेंटर्स पे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं। तो बच्चा एब्रप्टली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपने उस फ्रीडम से बाहर निकल के एक बड़े वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो जो उसका स्लाइटर एम होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होता है और फिर वहीं से एक बच्चे का अब्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ सर। देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने कपड़े जो है अपने तन पे लगाए हुए हैं, मेरा लिबास है। अगर ये लिबास मुझे तंग हो जाए, मतलब मेरे बदन को तंग करने लगे, तो अकल का तकाजा यही है कि इस लिबास को उतार देना चाहिए। अगर जूता आपको 6 नंबर लगता है, आप 7 नंबर लगाएंगे, कितना खूबसूरत जूता हो, लेकिन आप लिम्प करेंगे क्योंकि वो आपके साइज में नहीं बैठेगा। तो इसी तरीके से एक देहात में रहने वाला बच्चा जब एब्रप्टली शहर में जाता है, तो उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ से वो एक उम्मीद लेके जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। वो सिटी की लाइफ को देखता है, वो वहाँ के माहौल को देखता है, एक अलग माहौल से गया हुआ है। रीज़न पढ़ना था, लेकिन पढ़ाई की जगह उसे एक फ्रीडम मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, और जिसकी वजह से उसका जो मेन टारगेट है, जो उसका एम है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बच्चा जो है अपने एम से दूर हो जाता है। मैं शहर की बात करूँ, गाँव देहात में और शहरों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? शहरों की मानसिकता बड़ी वसी होती है जी। और गाँव देहात की मानसिकता बहुत तंग होती है। मैं ऐसा नहीं कि गाँव के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं खुद गाँव का रहने वाला हूँ, शायद देखने वाले शायद ही बोलें, लेकिन गाँव की
एक वसी पैमाना नहीं होता, एक लिमिटेशंस होती हैं। हमारे यहाँ पे मॉरलिटी ज़्यादा सिखाई जाती है। जी। हमारे यहाँ पे ह्यूमैनिटी ज़्यादा सिखाई जाती है। हमारे यहाँ आज भी कल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब यही बच्चा बाहर जाता है, वो बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करता है, वो बाहर के रस्मों को अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि बाहर जाने की वजह से सबसे पहला अब्यूज़ जो बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, वो अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहा है, अपने वैल्यूज़ को छोड़ के दूसरे वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहा है। जब वो बच्चे में वो चीज़ें हो जाती हैं, जब वो बच्चा वापस अपने पैरेंटल घर में आता है, तो फिर वो यहाँ पे सेटअप नहीं होता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आज आप देखेंगे कि बहुत सारा सुसाइडल रेट बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, एक अलग माहौल देखते हैं, जब घर पे आते हैं वो माहौल नहीं मिलता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, चाहे फिर उनको ड्रग्स की वजह से सुसाइड करना पड़े, घर भागना पड़े, चोरी करनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो गांव में उतने एवेन्यूज़ होते नहीं हैं। या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लिविंग रिलेशंस में चले जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं, यहाँ की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और फिर हम देखते हैं कि आत्महत्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बेटा जो है वो माँ को मार देता है, एक जवान लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है। या फिर हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे कोचिंग सेंटर्स पे एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया। कभी मज़हब के नाम पे दंगे होते हैं, कभी प्यार मोहब्बत के नाम पे दंगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पेरेंट्स एजुकेशन के नाम पे, पेरेंट्स करियर के नाम पे, जो बच्चों को अपने बेसिक कल्चर से, अपने बेसिक स्कूल से, अपनी बेसिक हायर सेकेंडरी से, अपने बेसिक इलाके से दूर करके दूर भेजते हैं। एक तो उनका पैसा जाता है, दूसरा उनके बच्चों का कल्चर जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स इन वजूहात की वजह से अपने बच्चों से ही हाथ धो बैठते हैं। आजकल की अगर हम बात करें, आज हमने एक नया ट्रेंड देखा है कश्मीर में, जहाँ पे हमने देखा है कि अब जो हायर सेकेंडरीज के बच्चे या स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं अप टू सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, उनमें कहीं ना कहीं अब कंसेप्ट आया है कि ना गैंग्स बनाने का। कई सारा हमने ये एक नया नासूर हमने देखा है कि फाइट्स होती है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट है, जो एक बच्चे को मतलब सीखना चाहिए स्कूल से, वो कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, आज संविधाओं के नाम पे हम बच्चों के हाथों में जहर दे रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन बनाने वाले ने जब बनाया था, तो उसकी सोच ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन से हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, लेकिन अगर आज आप इसका इस्तेमाल देखेंगे तो बनने के बजाय बिगड़ रहा है। आज हम छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन देखते हैं। मैं आपके गैंग्स के ऊपर ही आ रहा हूँ। इस मोबाइल फ़ोन ने बच्चे को 10 साल पहले मैच्योर कर दिया। बिल्कुल। जब वो बाहर के वीडियोज़ देखता है, गेम्स देखता है, तो उसकी मानसिकता एब्रप्टली बदल जाती है, और बच्चा वो चीज़ें अपनी रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। आज ईद के दिन आप देखेंगे कि आपको शहरों में, देहातों में 12 साल, 18 साल के बच्चे बाइक ऐसे राइड करते हैं जैसे वो बहुत बड़े राइडर हों, और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। 5-6 लड़कों की गैंग मिलती है, और मोबाइल से इम्प्रेस होके, टीवी से इम्प्रेस होके वो कुछ ऐसे स्टंट्स करते हैं जिनकी वजह से अल्लाह माफ़ करे कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़, इसी मोबाइल फ़ोन ने हया को ख़त्म किया। इट इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल्स। नाउ इट इज़ वेरी ईज़ी कि आप किसी को भी किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके कोई भी एक्ट कर सकते हैं, और एक्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो अभी आपने कहा कि गैंग्स बन जाती हैं। गैंग्स बनने की वजह ये है कि जब आपका बच्चा आपके पास है, तो आपके परिवार की गैंग है, और गैंग का मुखिया आपका वालिद साहब है। एक वालिद कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खराब हो। लेकिन जब आपने बच्चा बाहर भेज दिया कोचिंग के नाम पे, और वहाँ पे उसको अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग रियासतों से आए हुए लड़के मिले, वो अलग-अलग कल्चर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे एक मिक्स्ड कंपोज़्ड एनवायरनमेंट पैदा होता है। और जब वो मिक्स्ड कंपोज्ड एनवायरनमेंट में वो बच्चा ऑप्ट करता है, तो वो अपना कल्चर, अपना बिलीफ भूल जाता है, और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। जो भी आपने कहा कि फिर गैंग्स बन जाती हैं, फिर गैंग बाहर जाके कुछ ऐसे हरकतें करती हैं जिसकी वजह से वो बच्चा विक्टिम कार्ड में आ जाता है। यानी आज आप देखें कि बहुत सी जगहों पे आपको सुनने को मिलता है कि फलां जगह रेप हो गया, फलां जगह एक बच्चे की हत्या कर दी गई, फलां जगह एक बच्चे ने खुद को फांसी लगा दी। What are the reasons? The reason is simply that you had given ample freedom to your child on the name of the education. आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि जब आप 1.5 लाख रुपए फीस भर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपने बच्चे को पॉकेट मनी देना है बाहर देने के लिए। तो आपने बच्चे को जब पॉकेट मनी दिया, तो वो पॉकेट मनी नहीं है, वो बच्चे के जेब में जहर है, और वो उस जहर से अपने लिए मौत खरीदता है। चाहे फिर वो ड्रग्स के नाम पे हो,
चाहे फिर वो मूवीज थिएटर्स में जाने के नाम पे हो, चाहे फिर वो फैशन के नाम पे हो, चाहे फिर वो कोई भी वल्नरेबल एक्ट हो जो हमारे समाज को एक्सेप्ट ना हो। तो जब वो बच्चा वो सब चीज़ें कर लेता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर उस बच्चे का उस ट्रैक से बाहर निकल के आना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और मैं ये बात भी आपको बताऊं, खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चा कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेगा, मान लीजिए केस भी क्वालिफाई कर लेता है, जिस बच्चे के जहन में पहले ये चीज़ है कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर 1.5-2 लाख रुपया खर्च किया है, मेरे बाप ने मुझे फ्रीडम दिया हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा फिर अपने उस गाँव के साथ, अपने उन लोगों के साथ जस्टिस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जिसकी वजह से जब आप देखेंगे कि हमारे जितने भी केस ऑफिसर्स हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स से निकल के आए हैं, ऑफिसर्स बनते ही वो अपने होम टाउन को माइग्रेट करके सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं और उनका फ़ायदा जो है फिर होम टाउन को नहीं मिलता है। अगर हमारे हायर सेकेंडरी से, हमारे पेरेंट कॉलेज से, हमारी पेरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चा जो है कोई पोस्ट क्वालिफाई करेगा तो उसका सीधा फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को होगा, यहाँ के बच्चों को होगा, यहाँ की सोसाइटी को होगा। आज दूसरा ट्रेंड हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप के नाम पे बोला जाता है पेरेंट्स को कि आप भेजिए, हम इनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर मेरिट अच्छा रहता है एग्जामिनेशन में, स्कॉलरशिप टेस्ट्स लिए जाते हैं, फिर हम इस बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन फिर जब बच्चा वहाँ पे जाता है एग्जामिनेशन के लिए, चाहे चलो स्कॉलरशिप वो एक आध बच्चे को दे देते हैं, लेकिन अटेंड कितने करते हैं? नियर अबाउट 4000-5000 स्टूडेंट्स अटेंड उस टेस्ट को करते हैं। लेकिन फिर जब उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम पेड इस इंस्टीट्यूट में जाएं, ना कि वहाँ से वापस आए। और प्रॉमिस यही किया जाता है कि जी हमारा सक्सेस रेट ऐसा है, हमारा सक्सेस रेट वैसा है, हमने इतने डॉक्टर्स प्रोवाइड किए, हमने इतने इंजीनियर्स प्रोवाइड किए। लेकिन वही बच्चा जब उस झांसे में पढ़ता है, फिर वहाँ पे पढ़ाई उसकी स्टार्ट होती है, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब रिजल्ट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो वो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक्सपेक्टेशंस मैट नहीं होती है, या जो प्रोमिसेस उसको किए जाते हैं कि हमारी सिलेक्शन इतनी ज़्यादा है, जब रिजल्ट आता है तो सक्सेस रेट में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो उस टाइप का कोई रिजल्ट नहीं है जिस तरीके से लोगों को प्रॉमिस किया जाता है। अब बच्चा क्या करता है, जैसे उसको पता चलता है कि ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेरेंट बोलता है कोई बात नहीं बच्चा, आप फिर से करो। 2 साल, 3 साल धीरे-धीरे करके फिर वो एक तो वो कस्टमर बन जाता है उसका, ठीक है? आप देखिए कि एक वालिद, कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ वो वालिद जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, मज़दूरी करके लोग बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं और एक्सपेक्टेड होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन सक्सेस रेट नहीं होता है। तो वो पेरेंट्स अब जो उनके दिमाग में अभी बिठाया गया है कि अब कोचिंग सेंटर्स है और कुछ नहीं है, बच्चे को बनाना है तो इंस्टीट्यूट्स में भेजिए, प्राइवेट्स में भेजिए। अब इन चीज़ों को हम कैसे सुधारें? क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और बेहतर? किस तरीके की अवेयरनेस कर सकते हैं जिससे पेरेंट्स के दिमाग से बिल्कुल प्राइवेटाइज़ेशन का कीड़ा जो है ये निकल जाए, ताकि वो बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे जाके अगर उसके बजाय वो बच्चा वो पेरेंट उसकी टेक केयर करे या टीचर्स के साथ कम्युनिकेट किया करे। तो किस तरीके के ऐसे केसेस देखे आपने? कितने केसेस देखे जहाँ आपने देखा है कि पेरेंट आपके पास आता है और आपसे आप अपने बच्चे के बारे में पूछता है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, और सबसे पहला सवाल जो मैंने इससे पहले किया था कि इन चीज़ों को हम कैसे ख़त्म करें? कैसे हम पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करें? अ, देखिए ये बड़ा गहरा सवाल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स की मानसिकता को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा अपने सिस्टम को चेंज करें। आज हमारा एजुकेशनल हब जो है ये एक सपोर्ट सिस्टम बन गया है, चाहे उसमें पेरेंट्स हों, सिविल सोसाइटी हो, आप मीडिया फ्रेटर्निटी हो, सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। आपने प्राइवेटाइज़ेशन की बात की और कोचिंग सेंटर्स की बात की, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि वो जिस तरह के ऑफ़र्स की आप बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप्स के नाम पे लाखों रुपए जो है देने का वादा किया जाता है, लेकिन जब वो स्कॉलरशिप निकलती है तो चंद बच्चों को निकलती है। तो ये वो मान लो बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, जिनको बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन्स होते हैं, ये आइडिया वहाँ से लाया गया है कि आप मार्केट में कोई चीज़ डालिए, हाँ, लोग उसका आपकी ऑफ़र तरफ लगाइए। ऑफ़र लगाइए, लोग आपके पास आएँगे और आपको दुगना फ़ायदा जो है वो मिलेगा। पहली चीज़ ये है कि ऑफ़र किस चीज़ का होता है, या तो क्वांटिटी कम होगी। मार्केट में अगर किसी चीज़ का ऑफर लग रहा है, सिंपली मीन्स कि ऑफर इसीलिए है, या तो उसकी क्वालिटी कम है, या तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं।
रियल चीज का ऑफर हो नहीं सकता, बिल्कुल। क्योंकि रियल चीज इज रेयर इन नेचर, वो अपने आप में एक है। दूसरी चीज जो अभी आपने बात की कि बच्चा कस्टमर बन जाता है, एक फोबिया बन गया है हमारे जहन में कि कोचिंग सेंटर्स के बिना बच्चा जो है वो कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। मैं आपको थाउजेंड्स ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूँ, अपनी उड़ी की बता सकता हूँ, जहाँ पे बच्चों ने घर में बैठ के केस क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई किया, बहुत सारे एमबीएस क्वालिफाइड किए। हमारे यहाँ के बच्चे यूएसए फेलोशिप लेके गए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे जॉब्स पे फराइज हैं विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। आज वेब का जमाना है, आज सब चीजें आपके घर पे मौजूद है, एट द क्लिक ऑफ द बटन। आज बच्चे को श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है, आज बच्चे को लाइब्रेरी में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बिल्कुल। और आपके घर पे है, और बिल्कुल रेयर फुटेज पे है। आप एट द क्लिक ऑफ बटन यू कैन गेट व्हाट यू वांट टू गेट। लेकिन मैंने आपसे फिर वही बात की, क्रेज। मैं मास्टर हूं, मैं तनख्वाह लेता हूं, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही जाना चाहिए ताकि मेरा क्रेज रहे। अब क्या मेरा बच्चा एक मजदूर के बच्चे के साथ बैठेगा? ये मानसिकता है। अब बात समझिए, हालांकि मैं खुद टीचर हूं, मैं उस मजदूर बच्चे के सदके में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उस मजदूर के बच्चे के सदके में मुझे तनख्वाह मिल रही है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे लेक्चरर्स को, टीचर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं पेरेंट्स की बात नहीं करता। जिस दिन 101% हमारे तमाम लेक्चरर्स, हमारे तमाम टीचर्स, हमारे तमाम पेरेंट्स अकाउंटेबल हो जाए कि जिस तरीके से एक पेरेंट प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाके केयर करता है, उनसे पूछता है, कम्युनिकेट करता है, अपने बच्चे की वेल बीइंग के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में लगातार क्यूरियस रहता है, अगर वही क्यूरियोसिटी वो सरकारी स्कूल में दिखाएगा, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, हर साल हमारे यहाँ लाखों नीट क्वालिफायर्स, केस क्वालिफायर्स निकलेंगे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा फैकल्टी हमारे सरकारी स्कूलों में है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा मास अवेयरनेस की जरूरत है, मीडिया प्रोग्राम्स की जरूरत है। आपके जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मीडिया पर्सन्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात लोगों तक पहुंचाना, टीचर से ज्यादा ये काम हमारे मीडिया के लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि आज जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। ट्यूशन के नाम पे, डोनेशन के नाम पे लाखों रुपए का गबन जो है वो हो जाता है, और पूछने वाला कोई नहीं है। हालात ये बन चुके हैं कि आज आप देखें कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स जो है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं कहना चाहिए, उनको भी हाईजेक करने की कोशिश की जा रही है कि हम आपको अच्छी खासी तनख्वाह देंगे, वहां से छोड़िए, यहाँ हमारे पास आइए, ताकि बच्चों को ग्रेप कर सकें। तो इससे हमारे गरीब बच्चों का नुकसान होगा, हमारी कौम का नुकसान होगा, हमारे मुस्तकबिल का नुकसान होगा। और जिन बच्चों को हम अपना खून पसीना देके पढ़ाते हैं, कल को वो किसी माफिया का शिकार हों, कल को वो डिप्रेशन का शिकार हों, एक सरकारी टीचर होते हुए, एक वालिद होते हुए, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक होते हुए, कम से कम मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही कोई भी ज़ेशोर इंसान ये बात बर्दाश्त करेगा। हम किसी के जॉब के खिलाफ नहीं है साजिद साहब, लेकिन बात वही है कि अगर कोई चीज आपको यहाँ पे दस्तयाब है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है, तो उसके लिए इतना मोटा पैसा क्यों देना है? बिल्कुल। वो पैसा हमारी कौम का है। अगर हमारा जो टीचर प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ा के रुपया लाख ले रहा है, अच्छी बात है ना, वो मेहनत करे, सरकारी स्कूल में आए और लाख रुपया ले ले, रोजगार तो उसका वहां पे भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस का नाम दिया जाता है, उससे मुझे आपत्ति है। मुझे पढ़ाई से आपत्ति नहीं है, मुझे पढ़ाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन पढ़ाई के पीछे जो बिजनेस माइंड है, पढ़ाई के पीछे जो इल्म को बेचने की प्रक्रिया चल रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की प्रक्रिया चल रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। और मैं पेरेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चे का कैरियर अपने हाथ में रखें, आप अपने बच्चे को अपने घर में रखें, और आप अपने घर में बैठ के बच्चे की तरबियत इस तरीके से कर सकते हैं कि आपका बच्चा आने वाले कल में किसी भी इम्तिहान को क्वालिफाई कर सकता है, और वो सारी सुविधा आपके डोर स्टेप्स पे है। चाहे वो आपके नियर बाय हायर सेकेंडरी स्कूल्स हों, आपके नियर बाय कॉलेज हों, चाहे आपके नियर बाय यूनिवर्सिटीज हों। और यहाँ तक मैं आपको बोलूँ, आज हर तहसील में, हर गाँव में लगभग सरकार की तरफ से ओपन लाइब्रेरीज जो है तो वो खोली जा रही हैं। तो ये सब चीजें जो है सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जब कभी हम इंट्रोस्पेक्शंस की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। देखिए जी, सरकारी स्कूलों में जी रिजल्ट लो आता है, कभी आता होगा,
आज नहीं आता है। मैंने आपको पहले कहा हमारे टॉपर्स सरकारी स्कूलों के होते हैं। यदि सरकारी स्कूलों में यदि टीचर्स नहीं आते हैं, आज मैं आपको अपने स्कूल की बात करूं कि हमें 10:30 पे अटेंडेंस क्लोज हो जाती है। अगर हम नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एब्सेंट ऑनलाइन हो जाता है। वो ज़माना चला गया कि जब टीचर 11 बजे जाता था तो ये 2 बजे आता था। आज टीचर की परफॉर्मेंस ऑनलाइन इवैल्यूएट होती है, चाहे वो लेक्चर हो या टीचर हो। तो जब गवर्नमेंट ने इतना अकाउंटेबल आपकी फैकल्टी को बनाया हुआ है तो आप ट्रस्ट करिए। जब आप ट्रस्ट करेंगे, टीचर को कोऑपरेट करेंगे, यकीन मानिए किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक वक्त वो आएगा जब पेरेंट भी इस बात को समझेगा। हमारा करिकुलम, हमारा टीचर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंशाल्लाह कमियां होंगी, मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं हैं, कहीं पे होंगी, कमियां दूर होती हैं। सरकार कोशिश कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे बच्चे का जो मुस्तकबिल हो वो बहुत रोशन हो, और जो बच्चों को परेशानियां पहले पास्ट में देखने को मिली है उनसे उनका अजाला हो सके। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जो हैं ये पेरेंट समझता भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर एक्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। और उस पेरेंट को तैयार करने के लिए अब टीचर्स को आगे आना पड़ेगा, लेक्चरर्स को आगे आना पड़ेगा, हमारे यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको गांव देहात में जाके लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को यहाँ से बाहर क्यों भेजें, हम अपने बच्चे को अपने कल्चर से, अपने स्कूल से दूर क्यों करें, क्योंकि हम ये स्कूल हमारा असासा है। अगर स्कूल को हम खाली कर देंगे तो जो सरकार इस वक्त एक स्कूल में 10 लाख रुपए टीचर्स को सैलरी दे रही है वो तो कल खाली हो जाएगा, वो नुकसान उस गांव का होगा। यानी हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। एक तो अपना पैसा बाहर दे रहे हैं और सरकार जो हमारे ऊपर खर्च कर रही है हम उससे भी महरूम होने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके साथ ऐड करूंगा आपके साथ, आज हमारे बहुत सारे बच्चे एजुकेशन के नाम पे, जॉब के नाम पे वैली से बाहर जाते हैं। और फिर वहां पे क्या होता है, आप खुद मीडिया से हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वहां से जब फोन कॉल आते हैं कि वहां पे हमारी नौजवान लड़कियां हों या हमारे नौजवान लड़के हों, कुछ ऐसी हरकतों में इंडल्ज पाए जाते हैं जिससे काफी शर्मिंदगी होती है और इंसान का पूरी कश्मीरियत जो है शर्मसार हो जाती है। किसी एक के एक्ट करने से हम सब के ऊपर वो दबाव पड़ता है, क्योंकि हमारा कश्मीर यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए, हमारी इथनिसिटी के लिए, हमारे डिसिप्लिन के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे इथॉस के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत मशहूर है। और ये नहीं कि मैं बीइंग ए मुस्लिम ये बात कर रहा हूँ, यहाँ का सिख हो, यहाँ का हमारा पंडित हो, हमारा हिंदू भाई हो, सब ने अपनी मॉरलिटी को सबसे ऊपर रखा हुआ है और उस मॉरलिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब यही बच्चे आउट ऑफ फ्रीडम तन्हा जिंदगी जो है जाके जम्मू कश्मीर से बाहर जाके गुजारते हैं, अकेले रहते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि हमें ये सुनने को मिलता है कि रिलीजियंस को छोड़ के, मजहब को छोड़ के, इलाके को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के, फिर वो बच्चे माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, वहीं पे सेट हो जाते हैं, वही कल्चर अडॉप्ट कर लेता है। मतलब आपने बच्चा भेजा था कैरियर बनाने के लिए, तो बच्चा तो आपसे ही महरूम हो गया। और ऐसा एक नहीं हजारों केसेस आपको जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पेरेंट्स के लिए, जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जामिया मिलिया में पढ़े, कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ेगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ेगा। जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो हम लोग जी राजस्थान भेजेंगे। आपके कश्मीर में क्या यूनिवर्सिटी नहीं है? अगर यूनिवर्सिटी नहीं है आप मुतालबा करिए। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट से मुतालबा करिए कि आप एक नहीं दो दो चार चार यूनिवर्सिटीज लाइए यहाँ पे, हम अपने बच्चों को यही रखेंगे, नजर के सामने रखेंगे। लेकिन सरकार को भी थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा कि जिस वजह से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, अगर वो कमियां हैं, यूनिवर्सिटीज की कमी है या कॉलेज की कमी है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे बच्चे हैं वो कई बार आउट ऑफ स्टेट जो है वो जाके एवेन्यूज की तलाश करते हैं। तो जब राजस्थान की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट वहाँ पे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स क्रिएट कर सकती है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती? तो हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। तो मैंने आपसे पहले कहा ये एक मिला जुला कॉम्प्लेक्स नेचर है। गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल होना है, पेरेंट को भी अकाउंटेबल होना है, और स्पेशली जो एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तब जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें ये सारी खबरें नहीं सुनने को मिलेंगी और हमारा जो माहौल है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ जा रहा है वहाँ से निकल के जो हमारा मकसद है कि सरकारी स्कूलों के ऊपर एक अच्छा खासा चेक एंड बैलेंस के साथ साथ एक फेथ जो है वो पैदा हो जाए, इंशाल्लाह वो आगे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना परसेप्शन शेयर करने के लिए। आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो बच्चा कल को आपकी केयर करेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर
उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मेट नहीं होती है। जितना सेफ आपका बच्चा आपकी खुद की सोसाइटी में है, फैमिली में है, उतना ज़्यादा सेफ वो बाहर नहीं है। आपको नहीं पता कि बाहर जाके बच्चा किस ट्रैक पे जाएगा। कभी-कभार घर वालों को भी, पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि हमारा बच्चा किस ट्रैक पे चला गया है या किसी गलत काम में पड़ गया है, कभी नहीं पता चलता। लेकिन फिर जब ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो वहाँ पे फिर पता चलता है कि बच्चा भटक गया था। जिस टारगेट के साथ इसको भेजा था, जिस टारगेट के लिए इसको भेजा था, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ और ये अपने ट्रैक से भटक गया। आप सबसे गुज़ारिश रहेगी कि ये जो प्राइवेटाइज़ेशन का फ़ोबिया हमारी सोसाइटी में फैल रहा है, मिलके हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और जो हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स हैं, उनको और ज़्यादा बेहतर करें, उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन अपनी ही सोसाइटी में, अपनी ही नज़रों के सामने प्रोवाइड करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।